नमस्कार दोस्तों, मैं सुजाता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल क्राइम स्टोरी विद सुजाता पर। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, वो एक मर्डर मिस्ट्री है और जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिया में पहली बार किसी डेड बॉडी पर प्लास्टिक सर्जरी परफॉर्म की गई। तो जानने के लिए देखते रहिए अंत तक। ये वाकया पेश आया था 1954 में, जब कोलकाता के टेलीगंज इलाके में जब सफाई कर्मचारी अपने कार्य में लगे हुए थे और टॉयलेट के बाहर उन्हें अखबार में लिपटे हुए 3 पैकेट मिलते हैं। जब सफाई कर्मचारी उनमें से एक पैकेट को खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पैकेट में किसी इंसानी के जिस्म के कुछ अंग। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्राइम स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे। 65 साल से भी ज्यादा पुराना ये वाकया हो गया है। इस वाकया ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। पुलिस को बुलाया गया। जब बाकी पैकेट खोले गए तो उसमें से भी इंसानी अंग मिले। जो पहले पैकेट खोला गया था उसमें 2 कटे हुए इंसानी बाजू थे। इसके अलावा हथेली थी, कलाई थी, कोहनी थी और उंगलियां भी थी। इसके बाद पुलिस ने ध्यान दिया तो उन्होंने देखा कि जो अखबार है इस शहर में निकलने वाला डेली न्यूज़पेपर युगांतर है। ये वो यहाँ का लोकल न्यूज़पेपर है और ये 21 नवंबर 1954 को पब्लिश भी हुआ था। ये जो बदन के अंग मिले थे वो अधूरे थे। पुलिस को उम्मीद थी कि बाकी के अंग भी मिलेंगे। इसके बाद 20 जनवरी की दोपहर के टाइम कालीघाट पार्क में कुछ लोग टहल रहे थे। टहलते टहलते एक पर्सन की नजर वहां नीचे पेड़ पर, और इस बार पैकेट की तादाद 4 थी। इस शख्स ने एक पैकेट खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। उसे पैकेट में बाकी इंसानी टुकड़े थे। उसे पैकेट में घुटने से तलवे तक का इंसानी लाश का एक टुकड़ा मिला था। 2 पाँव मिले और आंखों पर पट्टी बंधा हुआ इंसानी सिर मिला। पुलिस ने पार्क के आसपास की तलाशी ली तो उन्हें एक और पैकेट मिला। इस पैकेट को खोला गया तो उसके अंदर 2 इंसानी टांगे मिले, जिनमें से एक पर चोट के निशान थे। पुलिस को टोटल 8 पैकेट मिले और ये भी अखबार युगांतर में लिपटे हुए थे। सारे पैकेट को अस्पताल पहुंचाया गया और उनका पोस्टमार्टम शुरू हुआ। 31 जनवरी को उनका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को 8 घंटे लगे, फिर भी वो चेहरा ना बना सके। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने ये तो कह दिया कि ये लाश ये एक महिला की है और ये प्रेग्नेंट थी। अभी इस महिला का चेहरा तो नहीं बन सका था, तो पुलिस कातिल को कैसे ढूंढती? पुलिस ने लड़की को पहचान करने की बहुत कोशिश, आसपास के थानों में पता किया गया, लेकिन कुछ पता न चला। इसके बाद इस केस को पुलिस की जांच डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। इस केस को लीड कर रहे थे उस वक्त के सबसे मशहूर ऑन ऑफिसर समरेंद्र नाथ घोष। 1954 था। उस वक्त के मशहूर प्लास्टिक सर्जन थे जिनका नाम था मुरारी मोहन मुखर्जी। डॉक्टर ने बदन के बाकी हिस्सों से स्किन उतारकर उनके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी। ये उस वक्त का इंडिया का पहला केस था जिसमें किसी केस को सॉल्व करने के लिए लाश की प्लास्टिक सर्जरी की गई थी। उसे चेहरे की तस्वीर ली गई और हर तरफ शहर में फैला दी गई, अखबारों में दी गई, लेकिन उस चेहरे को पहचानने वाला कोई न था। ये वाकया जनवरी में पेश आया था और अब फरवरी भी खत्म होने वाली थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी और परेशान थी। 25 फरवरी की तारीख आती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समरेंद्र नाथ घोष की तबीयत जरा खराब थी। वो घर जाते हुए रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पर रुकते हैं, लेकिन उस दुकान पर खांसी की दवा नहीं थी। समरेंद्र उस दुकान वाले से कहते हैं कि पूरी दवाई क्यों नहीं रखते हो। वहां पर जो लड़का होता है वो कहता है मालिक जो ला देते हैं हम वही रखते हैं। समरेंद्र उससे पूछता है तो मालिक कहाँ है? वो लड़का कहता है कि महीना बीत गया है, मालिक का कुछ पता नहीं। इसके बाद इंस्पेक्टर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। वो घर पहुंचने ही वाले थे, उनके दिमाग में लड़की की बात घूमने लगती है। महीना बीत गया है, मालिक का कुछ पता नहीं, और इस केस को भी महीना हुआ था। इंस्पेक्टर समेंद्र वापस उस दुकान पर आते हैं और उस लड़के से मालिक का नाम और पता पूछ। उन्होंने अपने मालिक का नाम प्रेम दत्ता घोष बताया और अब समरेंद्र उस पते पर पहुंचते हैं तो घर पर ताला लगा हुआ था। वो आसपास से लोगों से पूछते हैं तो लोग बताते हैं कि ये घर वीरेंद्र दत्ता का है, लेकिन काफी दिनों से उन्हें देखा नहीं गया। तभी वहां पर एक महिला आती है। वो कहती है कि 30 जनवरी के बाद से उन्हें नहीं देखा गया। वो महिला समरेंद्र को बताती है
कि वीरेंद्र दत्ता की पत्नी 9 महीने की गर्भवती हैं और वो ये कहकर गए थे कि डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल जा रही हैं। वो अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर गए थे और बाद में आकर उसे ले गए। उस महिला ने इंस्पेक्टर को ये भी बताया कि वीरेंद्र दत्ता की पत्नी का नाम बेला है। अमरेंद्र को इस महिला से बैरन के कुछ रिश्तेदारों का पता मिला, लेकिन बाद में पता चला कि वो वहाँ सिर्फ कुछ महिलाएं रह। अमरेंद्र ने अपने कुछ ऑफिसर को सादे सूट में उस घर के बाहर तैनात कर दिया। 23 फरवरी को एक शख्स मुंह छुपाते हुए उस घर में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद वो शख्स उस घर से निकलता है और पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक पुलिस वाला आहिस्ता आहिस्ता आवाज में कहता है कि हे वीरेंद्र दत्ता। तो वो आदमी पीछे की तरफ मुड़ता है। तो पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आपका नाम वीरेंद्र दत्ता है? तो वो हाँ में अपना सर बताता है और उनसे पूछते हैं कि आपकी पत्नी कहाँ है? तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। पुलिस वाले उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि गाड़ी में बैठो। वीरेंद्र दत्ता को गाड़ी में बिठाकर उसे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में लाया जाता है। अब समरेंद्र घोष भी वहां पर मौजूद। वो उनसे सवाल करते हैं उन्हें क्या कुछ किया है। पहले तो वो आना करता है, फिर वो खुलकर अपनी कहानी बताता है। और जो कहानी वो बताता है कि जब वो छोटा बच्चा था, जब उसकी उम्र 4 साल की थी, तब उसकी माँ की मौत हो गई। फिर उसके बाप की भी मौत हो गई। वो अपनी बहनों के साथ रहता था। उसके बाद उसके चाचा ने उसे अपने पास ले आए। वो अपने चाचा के बेटों के साथ पढ़ता लिखता था, लेकिन पढ़ाई में उसका ज्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए वो फेल हो जाता था। जब वो जरा सा बड़ा हुआ तो उसके चाचा के बेटों ने उसे एक मेडिकल स्टोर खोल कर दिया, बकायदा कानूनी कागजात के साथ, और उसे कहा कि अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ और इसे संभालो। उस वक्त भी वो अपने चचेरे भाइयों के साथ ही रह रहा था। उसके चचेरे भाई की एक बेटी थी जिसका नाम था कमला। उस समय कमला 19 वर्ष की थी और बैरन उससे 3 साल बड़े थे। बैरन और कमला आपस में एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, जबकि बैरन कमला के चाचा थे। जब इस बात की जानकारी पूरे परिवार को हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद वे दोनों घर से भाग जाते हैं और एक घर किराए पर ले लेते हैं, लेकिन वो कमला से शादी नहीं करते हैं। वो वहां सबको झूठ बोलते हैं कि वो दोनों शादीशुदा हैं। कुछ वक्त गुजरता है तो उनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी बीरेन की जिंदगी में मीरा नाम की एक लड़की आती है। बीरेन अपनी बहनों की मर्जी से उस लड़की से शादी कर लेता है और एक घर और किराए पर लेता है, पहले वाले घर से कुछ दूर। अब वो दिन में बेला रानी यानी कमला के साथ रहता है और उसे घर में बता रखा था कि वो मेडिकल स्टोर है, रात को सप्लाई जाती है, इसलिए वहां मशरूफ रहता है। और वो रात को मीरा के पास होता था और उसे बता रखा था कारोबार है, दिन में वहां होता है। अब मीरा प्रेग्नेंट होती है, लेकिन डिलीवरी के बाद उसके बच्चे की मौत हो जाती है। और इधर कमला जो थी, उसका बेटा बड़ा हो रहा था। दोहरी जिंदगी जीने की वजह से उसका काम पर तवज्जो नहीं था। वो परेशान भी रहता था, के कारण उसका कारोबार भी ढंग से नहीं चल रहा था। साल आ जाता है सन 1953 और वीरेंद्र दत्ता को पता चला कि उनकी पत्नी बेला रानी फिर से गर्भवती है। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि इधर बिजनेस में लॉस, दोनों दो बीवियां और दो घर चलाना मुश्किल हो रहा था। अब एक और बच्चे की जिम्मेदारी, वो मुसल्लन परेशान रहे। इसी परेशानी के दौर में 9 महीने बीत गए। अब बेला रानी यानी कमला की डिलीवरी का समय आ गया था। इन सारी समस्या ने उसे सोचने पर मजबूर किया कि कुछ ऐसा करे कि ये दोहरी जिंदगी खत्म हो जाए। और ऐसा करने के लिए उसे मीरा या फिर बेला रानी में से किसी एक को चूज करना था और उसने मीरा को चुना। 23 जनवरी 1954 को जब अपने काम से वापस आया तो उसने देखा कि उसका बेटा सो रहा है। उसने अपनी बीवी से झगड़ा शुरू कर दिया। वो पहले से ही प्लान बना रहा था। जब उसे अपनी बीवी को गर्भवती होने का पता चला तो वो ये कहता था कि ये बच्चा मेरा नहीं, तुम्हारे प्रेमी का है। दूसरी तरफ वो मीरा को ये कहानी सुना रहा था कि हमारे बच्चे की मौत हो गई है, तो कोई बात नहीं, हम बच्चा गोद ले लेंगे। और ये अंदर ही अंदर ये प्लान बनाता है कि बीवी का कत्ल करने के बाद वो बच्चे को लाकर मीरा की गोद में डाल देगा। इस तारीख को उसका फिर से झगड़ा हुआ अपनी बीवी बेला रानी से। वो इस बात पर कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम्हारे प्रेमी का है, और मौका देखकर उसने कोई भारी चीज उठाकर अपनी बीवी बेला रानी के सर पर मार और इसी वक्त उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने लाश को अलमारी में छुपा दिया और उसने बेटे के पास आकर
ऐसे सो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 27 जनवरी की रात बीत गई। 28 जनवरी की सुबह सुबह उठता है। उसे मालूम था बेला रानी कई दफा काम पर जाती हैं, तो बच्चे को एक सहेली के पास ठहरा देती हैं, जो कि इस एरिया में ही रह। उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम 2-3 दिन के लिए मेरे बच्चे को संभाल लो, क्योंकि बेला की डिलीवरी कब हो जाए कोई पता नहीं है। तो वो खुशी खुशी बच्चे को संभाल लेती है। इसके बाद वो मेडिकल स्टोर पर जाता है, अखबार पढ़ने का शौकीन, और एक तेजदार हथियार से उसकी अपनी बीवी की लाश के टुकड़े करना शुरू कर देता है। ये 28 जनवरी की रात है और कत्ल हुए करीब 20 घंटे बीत चुके हैं। वो शव के टुकड़े को पॉलिथीन में लपेटकर और फिर उन्हें अखबार में लपेटना शुरू कर देता है। उस दौरान उसे लगता है कि कुछ स्मेल आ रही है। इसके बाद वो टुकड़े को अलमारी में रखता है, फिनाइल से सफाई करता है और फिर सो जाता है। 29 तारीख को उठकर मेडिकल स्टोर पर जाता है, फिर वापस आकर बचे हुए टुकड़ों को पॉलिथीन और अखबार में लपेटना शुरू कर देता है और इन सभी पैकेट को अलमारी में रख देता है। घर की फिनाइल से सफाई करता है। इसके बाद अब रात का वक्त हो गया था। वो कुछ पैकेट उठाता है और रिक्शा लेता है और टॉलीगंज के इलाके में जाकर एक टॉयलेट के बाहर 3 पैकेट डाल देता है। फिर कुछ पैकेट उठाता है, रिक्शा पकड़ता है और वहां कुछ दूर जाकर एक पार्क के पेड़ के नीचे कुछ पैकेट रख देता है और कुछ दूरी पर उसी पार्क में वो एक और पैकेट अलग से फेंक देता है। इस प्रकार उसने कुल 8 पैकेट। इसके बाद वो घर वापस आता है और 30 जनवरी को उस लेडी के पास जाता है जो कि उसकी बीवी की सहेली। वहां से बेटे को लेता है और जाकर मीरा की गोदी में डाल देता है और उसे कहा कि ये वही बच्चा है जिसके बारे में मैंने बात की थी। पेरेंट ने खुद पूरी कहानी बताई थी समरेंद्र नाथ, और वो ये सुनकर हैरान रह गए थे। अब केस तो सुलझ गया था, लेकिन सबूत जुटाने की जरूरत थी। इसके बाद वो सबसे पहले ये पता लगाने के लिए अस्पताल गए बेला गर्भवती है या नहीं। अस्पताल में कि बेला गर्भवती थी। अब उस समय कोई डीएनए नहीं और अब करनी थी चेहरे की पहचान, क्योंकि चेहरा तो बिल्कुल खराब हो चुका था। उसमें से एक पैकेट में 2 टांगे मिले थे जिस पर एक निशान था। बेला रानी की मां ने गवाही दी कि मेरी बेटी जब छोटी थी तो खेल रही थी, तो एक तेजधार चीज पर गिर गई, इससे उसके टांग पर निशान आ गया था। तो इसके बाद ये केस कोर्ट में चला। हाईकोर्ट ने फैसला किया कि इतने बड़े गुनाह की सजा फांसी के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती है। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सन 1955 के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि इस पाप की सजा फांसी है, और हर अदालत से वो अपना केस हार गया। किसी की भी हमदर्दी उसके साथ नहीं थी और आखिरकार 28 जनवरी 1956 बेला रानी कत्ल के पूरे 2 साल बाद अलीपुर सेंट्रल जेल में सुबह के वक्त बैरन दत्ता घोष को फांसी दे दी गई। ये थी कहानी, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।